हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे लिंडेलार कैटालिस्ट के बारे में और वर्ड्स रिडक्शन ऑफ एल्काइन। पिछले दिन हमने एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को पहले करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। पिछले दिन हमने एक होमवर्क दिया था जिसमें ये कंपाउंड था, इसका रिएक्शन कराना था D2PT के साथ। और क्वेश्चन ये था कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा या 1 प्रोडक्ट बनेगा। 2 प्रोडक्ट बनेगा तो उन 2 प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा, किस तरह का स्टीरियोआइसोमेरिक रिलेशन होगा दोनों के बीच में, वो देखना था। देखते हैं, ये जो D2 है, ये जो 5 मेंबर रिंग है, इधर डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन sp2, ये कार्बन H2O, ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, इतना तो कम से कम एक प्लेन में है ही, इतना तो कम से कम एक प्लेन में है ही। अब यहां से जो D है, D ऊपर से जुड़ेगा, ऊपर से जुड़ेगा, या D अंदर से जुड़ेगा, अंदर से जुड़ेगा, यही होगा 2 पॉसिबिलिटी। तो अगर D, सोचो ये जो D है, D ऊपर से ऐसे जुड़ता है, मतलब ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ फिर रेडिकल, यहाँ फिर रेडिकल, और इसका डी ऊपर से ऐसे जुड़ता है तो ये हाइड्रोजन भागेगा अंदर। डी यहाँ ऊपर से जुड़ता है तो ये हाइड्रोजन भागेगा अंदर, मतलब हाइड्रोजन आ जाएगा डैश पे और डी आ जाएगा बेज पे। हाइड्रोजन आ जाएगा डैश पे, डी आ जाएगा बेज पे। या इसका उल्टा हो सकता है, डी अंदर से जुड़े तो डी जब अंदर से जुड़ेगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये बेज पे आ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है बेज पे आ जाएगा, और डैश पे, दोनों जगह डैश पे कौन आ जाएगा, डी। मतलब यहां 2 पोजीशन पे दोनों जगह डी या तो डैश पे होगा या तो दोनों जगह बेज पे होगा, क्योंकि सीन एडिशन होता है। दोनों एक जगह बेज पे और एक जगह डैश पे नहीं हो सकता। मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट। अगर अंदर से डी को लाते हो तो डी तो रहेगा डैश पे और हाइड्रोजन कहां जाएगा, बेज पे। हाइड्रोजन आ जाएगा बेज पे। और अगर ड्यूटेरियम को आगे से जोड़ते हो तब क्या होगा, डी आएगा बेज पे, डी आएगा बेज पे, और हाइड्रोजन आएगा डैश पे। डी आया बेज पे, हाइड्रोजन आएगा डैश पे, हाइड्रोजन आएगा डैश पे। अब तुम बताओ मेरे को, ये दोनों सेम है या अलग अलग है। देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और एक और चीज हमने बताया था, सिस पे सीन एडिशन क्या होता था, मीजो। सिस प्लस सीन, सिस पे सीन एडिशन क्या होता था, मीजो। हालांकि ढेर सारा कंडीशंस भी था इसमें, लेकिन चूंकि ये सिमेट्रिकल है, इधर जो चीज है वही चीज इधर भी है और कोई अदर काइरल कार्बन भी नहीं है, तो ये सही होगा। मतलब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्यों आइडेंटिकल होगा, सोचो अगर ये मीजो होगा तो मीजो, हमने क्या बोला था, कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट या तो रेशमिक बनेगा या मीजो बनेगा। हमने बोला था इनएक्टिव बनेगा। इनएक्टिव बनने का मतलब क्या, या तो रेशमिक या तो मीजो। तो इस केस में मीजो, अच्छा रेशमिक बनेगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, मीजो बनेगा तो 1 प्रोडक्ट बनेगा। मीजो बना है, कैसे मीजो, देखो यहां से, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 2 काइरल कार्बन होने के बावजूद भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ऐसे ही कंपाउंड को तो मीजो बोलते हैं। तो जब ये मीजो है तो इस केस में एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्यों एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, मीजो या रेशमिक। मीजो बना है, रेशमिक तो बना नहीं है, रेशमिक बनता तो 2 बनता, और मीजो बना है तो 1 ही बनेगा। मतलब ये दोनों सेम ही होगा। या तो ऐसे सोचो या दूसरा तरीका देख लो ना, कॉन्फ़िगरेशन वाइज। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन है S। 1 2 3 आ रहा है S, हाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन S। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 1 2 3 R, इसका कॉन्फ़िगरेशन R, और इसका कॉन्फ़िगरेशन S। अब तुम खुद बताओ, इस कंपाउंड को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करा सकते हो या नहीं करा सकते हो।
सोचो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा? इस ऐसे है ना, इसको ऐसे पलट दो, ये ऐसे है, इसको ऐसे पलट दो, एस एस के ऊपर आर आर के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि एस के साथ जो जो ग्रुप कनेक्टेड है, यहां भी एस के साथ वही सब ग्रुप कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी भी सेम और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, तो सुपर इम्पोज हो ही जाना है। तुमको लग रहा होगा सर आप देख नहीं रहे हो कि कौन डैश पे जाएगा बेच पे जाएगा, देखने की जरूरत नहीं, अगर देखोगे तब भी सुपर इम्पोज होगा। देखो ये ऐसे है ना, इसको जब ऐसे लाओगे तो ये डी जो बेच पे है यहां डैश पे चल जाएगा। देखो ये ऐसे है, इसको ऐसे लाके सुपर इम्पोज कर दो, सब कुछ सुपर इम्पोज हो जाएगा। सुपर इम्पोज होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेम ही चीज है, आइडेंटिकल है। मतलब दो जगह लिखो या एक ही जगह लिखो, बात एक ही है कि एक ही चीज को दो बार लिखा गया है, मीजो बनेगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये था क्वेश्चंस। एक दो और होमवर्क दे देते हैं, जरा इसका आंसर करोगे। किसका? देखो, बट इसका आंसर हम बताएंगे या नहीं हम ये नहीं कमिट कर रहे हैं अभी, क्योंकि कितना होमवर्क का सॉल्यूशन बताएंगे। इसका D2 के साथ रिएक्शन कराओ PT के प्रेजेंस में, और दूसरा देखो भाई H2 रहता तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, यहां पे सीधे HH जुड़ जाता, मीजो या फिर ये मतलब कायरल कार्बन ही नहीं बनता तो स्टीरियो आइसोमर्स की बात ही नहीं होती। इस केस में इसका भी रिएक्शन कराओ D2 से PT के प्रेजेंस में, यहां पे डबल बॉन्ड है। इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट्स के बीच में क्या? अरे दो ही पॉसिबिलिटी तो है, या तो रेशमिक बने या तो मीजो बने। यहां भी या तो रेशमिक बने या तो मीजो बने। हालांकि डायस्ट्रोमेरिक पेयर भी बनता है अगर इधर 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 इसमें कोई कायरल कार्बन होता तो, अभी तो नहीं है। तो चलो एक और एग्जाम्पल दे ही देते हैं तुमको, एक और एग्जाम्पल बता ही देते हैं तुमको। सोचना ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे देते हैं, दो कार्बन छोड़ के यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे CH3 और इधर है CD3, ठीक है। इसी तरह से एक और लिख देते हैं, इसको D2 PT के साथ रिएक्शन कराना है, और एक क्वेश्चन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, नहीं ये तो सिस वाला हो गया ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मत दो, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल देते हैं भाई। यहाँ पे डबल बॉन्ड मत दो, डबल बॉन्ड दो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड दो, और यहाँ पे दे देते हैं CD3 CH3 एंड CD3, और इसका रिएक्शन करा दो D2 PT के साथ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचना, होमवर्क है ये तुम्हारे लिए। क्या बताना है किस केस में? ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन है। तुम्हें बताना है कि इस केस में कितना प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में कितना प्रोडक्ट, इस केस में कितना प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या रिलेशन होगा, इनएंसोमेरिक रिलेशन होगा, डायस्टोमेरिक रिलेशन होगा, या जो भी बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है। ये 4 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे। इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में हम बताएंगे, या आगे कभी बताएंगे, या लॉकडाउन टूटने के बाद जब क्लासरूम शुरू होगा तब बताएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना बताने में, और लेक्चर अभी हमारा पीछे चल रहा है। और उन लोगों की बात करें जो YouTube पे मेरा लेक्चर देखते हैं, वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मतलब इसको अटेम्प्ट करें, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। या जो जिस टीचर से आप पढ़ते हो उनसे कांटेक्ट कर लो एक बार, या फिर हमें कमेंट कर लेना, या फेसबुक पे हमसे ये क्वेश्चंस पूछ लेना। तो हमें ज़रूरत पड़ा, हमें लगा कि बताना ज़रूरी है, तो हम बता देंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। या कमेंट बॉक्स में लिख देना, और क्या। हालांकि कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट रहता है कि उसका रिप्लाई करना
थोड़ा मुश्किल होता है, बट आगे हम सोच रहे हैं कि कमेंट बॉक्स का रिप्लाई करें। एक्चुअली सिलेबस ही हमारा पीछे है ना, मतलब तो अभी तक हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, इसलिए हम कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल। बट फिर भी कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं है, कोई कंटेंट में कमी नहीं है, कंटेंट पूरा मिलेगा तुमको, पूरा एडवांस ओलंपियाड का सिलेबस कवर्ड होगा, केबीपीवाई का सिलेबस कवर्ड होगा, नीट का सिलेबस कवर्ड होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं बताया जाएगा। तो ये होमवर्क कोशिश करेंगे अगले ही लेक्चर में इस होमवर्क को ले लें, या फिर तुम्हारे लिए छोड़ दें, मतलब तुम खुद से करो इन क्वेश्चंस को। अब तुम बोलोगे सर आंसर्स तो बता दो, आंसर बताया जा सकता है, लेकिन आंसर बताने के लिए भी तो हमको सोचना पड़ेगा ना। मेरे को आंसर्स थोड़े ना याद है, हम तो सोच सोच के क्वेश्चन लिखते हैं, सोच सोच के आंसर बताते हैं, और क्या, याद थोड़े ना करना है कुछ भी, तो सोचना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको रोकते हैं यहीं पे। इसका जब सोल्यूशन बताएंगे तभी आंसर बताएंगे। और अभी हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर के तरफ, लिंडेलार कैटालिस्ट एंड वर्च रिडक्शन। ये दो अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन दोनों रिएक्शंस को आज ही के लेक्चर में हम कवर्ड करेंगे। ये लेक्चर भी थोड़ा लंबा खींच जाएगा क्योंकि अभी तक थोड़ा टाइम लग गया ना। चलो हटाते हैं इसको, ये चारों क्वेश्चंस आगे के लेक्चर्स में करेंगे। डस्ट से बचने के लिए देखो नया डस्टर, जुगाड़, इसी को बोलते हैं जुगाड़। चलो देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई एल्काइन हो, इसको H2 दे देते थे, PT दे देते थे, या PD दे देते थे, या निकेल दे देते थे, ये सीधे आ जाता था एल्केन पे। एल्कीन पे ये रिएक्शन नहीं रुक पाता है। तुम बोलोगे कि यहां हाइड्रोजन का अमाउंट कम देंगे तब तो एल्केन पे रुक जाएगा, तब भी एल्केन पे नहीं रुकेगा। सॉरी, अगर ये हाइड्रोजन कम दे दें, जैसे तुमको लगेगा कि सर यहां 2 मोल हाइड्रोजन दे दें और इधर लिख दें PT, तब तो एल्केन बनना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें यहां पे 1 मोल हाइड्रोजन, मतलब 1 मोल एल्काइन के साथ 1 मोल हाइड्रोजन, और PT कैटालिस्ट दे दें, तब तो ये वाला एल्केन बनना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा, सॉरी, एल्कीन बनना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? जब हाइड्रोजन कम दोगे, मतलब इसका 1:1 का मोलर रेशियो रखोगे, तो होगा क्या, इसका कुछ अमाउंट तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, इसमें नहीं, एल्कीन में नहीं, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ अमाउंट ऐसा ही रह जाएगा, एल्कीन में नहीं जाएगा। वजह यह है कि ये जो H2 PD निकल के प्रेजेंस में जो कैटालिटिक एक्शन इसका होता है, इसका कैटालिटिक एक्शन एल्कीन के टुवार्ड्स स्लो, सॉरी, इसका कैटालिटिक एक्शन एल्काइन के टुवार्ड्स स्लो और एल्कीन के टुवार्ड्स फास्ट होता है। कहने का मतलब ये जिस रेट से एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, ये जिस रेट से एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, एल्कीन को एल्केन में और फास्टर रेट से कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये जैसे ही इसको कन्वर्ट करेगा एल्कीन में, रिएक्शन और तेज हो जाएगा, मतलब एल्कीन पे नहीं रुकेगा। कहां जाके रुकेगा? एल्केन पे जाके रुकेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का मोल्स कम लोगे तो इसका कुछ एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ एल्काइन में ही रह जाएगा। मतलब ये जो तरीका है एल्कीन बनाने का तरीका नहीं है, एल्केन बनाने का तरीका है। चाहे इधर एल्काइन ले लो, चाहे इधर एल्कीन ले लो, ये बनेगा एल्केन ही। अब जैसा कि हमने बताया कि अगर इसका अमाउंट कम लोगे और ये एल्काइन ले लोगे तो कुछ एल्केन बन जाएगा और कुछ एल्काइन ही रह जाएगा, तो बेकार हो गया ना। हमें तो एल्केन बनाना था, ऐसा तो नहीं था कि सबस्ट्रेट को बचा के रखना है। जैसे देखो,
अगर तुम ये तरीका अपनाते हो एल्कीन बनाने के लिए तो इसमें सबस्ट्रेट का नुकसान होगा ना, ये तो कुछ बचा रह जाएगा। तो ये तरीका हम लोग नहीं अपनाते हैं। हम लोग अपनाते हैं जब एल्काइन से एल्केन बनाना हो तब ये तरीका अपनाते हैं, या एल्कीन से एल्केन बनाना हो मतलब फाइनल डेस्टिनेशन एल्केन होना चाहिए, तब ये तरीका अपनाते हैं। तो सर जब हमें जब कभी एल्कीन बनाना हो एल्काइन से, मतलब एल्काइन पे एक ही मोल हाइड्रोजन चिपका के छोड़ देना हो, तब क्या तरीका अपनाएंगे? उसके लिए एक तरीका है जिसको बोलते हैं लिंडेलार कैटालिस्ट। मतलब H2PD पीटी के जगह पे एक नया कैटालिस्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लिंडेलार कैटालिस्ट। ये लिंडेलार कैटालिस्ट क्या है? कुछ और नहीं है, ये प्लैडियम होता है और प्लैडियम के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट, लेड एसीटेट और क्विनोलिन, ये तीनों दिया जाता है। ये तीनों के साथ एक्चुअली इसके अलावा भी कुछ अमाउंट में और भी कंपाउंड्स होता है, बट मेनली यही 3 ग्रेडियंट होता है, क्विनोलिन, लेड एसीटेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों को प्लैडियम के साथ मिक्स करने से ये जो प्लैडियम है पॉइजन्ड हो जाता है। मतलब पॉइजन्ड होना मतलब पॉइजन बन जाता है, ऐसा नहीं। इसके वजह से क्या होता है कि जो नया कंपोजिशन बनता है, मतलब क्विनोलिन का, लेड एसीटेट का, इसको क्विनोलिन बोले हैं, क्विनोलिन इसी का नाम है, क्विनोलिन का, लेड एसीटेट का, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लैडियम का, ये जो कंपोजिशन है ये बेसिकली एक ऐसा कंपोजिशन है जो एल्काइन को एल्कीन पे ले जाके रोक देता है। मतलब केवल प्लैडियम लेते तो एल्केन पे जाता, बट प्लैडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, लेड एसीटेट और क्विनोलिन ले लेते हैं तो ये एल्काइन को एल्कीन पे रोक देता है। ठीक है, तो एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए लिंडेलार कैटालिस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं लिंडेलार कैटालिस्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इसको हटाते हैं। देखो, अगर एक क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका रिएक्शन कराओ H2PT के साथ और इसी का रिएक्शन कराओ H2 लिंडेलार कैटालिस्ट कैट फॉर कैटालिस्ट। इस केस में, ऊपर वाले केस में एल्केन बन जाएगा और नीचे वाले केस में बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनेगा। मतलब ये बना एल्केन और नीचे बना एल्कीन। ठीक है, अब थोड़ा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो यहां पे लिंडेलार कैटालिस्ट के केस में जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का वो होता है सीन एडिशन मतलब हाइड्रोजन दोनों एक ही तरफ से जुड़ेगा। इसका मतलब सोचो कि ये जो CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है, अगर ये बॉन्ड टूटे और हाइड्रोजन एक ही तरफ से जुड़े, एक ही तरफ से हाइड्रोजन जुड़े, तो ये सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? सिस बनेगा ना। मतलब यहां पे जो बनना चाहिए C डबल बॉन्ड C, देखो ना, हाइड्रोजन जब एक ही तरफ से जुड़ेगा तो ये दोनों ऊपर मुड़ेगा और यहां से हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन और इधर CH3 और इधर CH3। इसका मतलब ये हुआ कि एल्काइन से जब एल्कीन बनेगा लिंडेलार कैटालिस्ट के प्रेजेंस में तो सीन एडिशन होता है, और सीन एडिशन होने के कारण अगर यहां पे सीस ट्रांसपोसिबल है तो सीस ही बनेगा, ट्रांस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस पे नजर रखोगे। अभी तक तो जो भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अभी तक सारा कुछ जो पढ़े थे हमने, H2PT PD के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिएक्शन पढ़े थे, विल्किंसन कैटालिस्ट और लिंडेलार कैटालिस्ट, ये सब का सब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल है। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड पे चिपकना मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल है, और सबका सब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सीन एडिशन ही शो करता है। ठीक है, एक और रिएजेंट है जो लिंडेलार कैटालिस्ट की तरह ही बिहेव करता है, उसको बोलते हैं निकेल बोराइड, या कॉमर्शियली इसका नाम है
P2 कैटालिस्ट, P2 कैटालिस्ट नाम है कॉमर्शियली मार्केट में, ये निकल बोराइड P2 कैटालिस्ट के नाम से मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे लिंडेलार कैटालिस्ट दो या P2 कैटालिस्ट दो, इस दोनों में से कोई भी दे दो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ, सीन फैशन में ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगेगा और एल्कीन बनेगा, सीस एल्कीन बनेगा, अगर सिस ट्रांस पॉसिबल हो तो। क्या मतलब हुआ सिस ट्रांस पॉसिबल हो तो कहने का, वो देख लेते हैं यहां पे। इसको हटा रहे हैं, देखो अगर हम बोलें CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसको इसका रिएक्शन करा दो H2 के साथ, लिंडेलार कैटालिस्ट, लिंडेलार कैटालिस्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें तो सिस ट्रांस होगा ही नहीं ना, तो इसमें तो ये बोलना बेवकूफी है कि सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, सिस ट्रांस से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा। लेकिन अगर यहीं पे लिख देते हैं हम, यहीं पे लिख देते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो इस केस में अगर H2 देते हैं और लिंडेलार कैटालिस्ट देते हैं, लिंडेलार कैटालिस्ट देते हैं, तो इस केस में क्या बनेगा, सिस बनेगा। लिंडेलार कैटालिस्ट दो या P2 कैटालिस्ट दो, दोनों में से कोई दो, सिस बनेगा। तो जब हम बोलते हैं कि सिस बनेगा तो वही बात ये होता है कि सिस बनने लायक होगा तब सिस बनेगा। इस तरह का टर्मिनल एल्काइन के केस में इसको टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं, टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि लास्ट वाले कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल मतलब नॉन टर्मिनल एल्काइन रहा तो सिस बनेगा और टर्मिनल एल्काइन रहा तो सिस ट्रांस की बात नहीं करेंगे, वो सिंपल एक कंपाउंड बनेगा और कुछ नहीं। अब ये था क्वेश्चन, बट इसके बाद एक और देख लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन। हालांकि बर्च रिडक्शन बेंजीन के लिए भी होता है, बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन भी होता है, बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन भी होता है, बट बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, एक्चुअली वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। कई बार आईटी और नीट सिलेबस से बाहर निकल के भी पूछता है, तो हम उस सेक्शन में रखते हैं बर्च रिडक्शन को, बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन को, जहां पे आउट ऑफ सिलेबस निकल के आईटी या नीट पूछ सकता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। अभी के लेक्चर में हम देखेंगे बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो पहले देख लेते हैं बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन और फिर इस दोनों को कंपेयर करेंगे। हटाएं इसको, या एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन ये है, अगर इसका रिएक्शन करा दें, पहला H2PT के साथ और दूसरा H2 लिंडेलार कैटालिस्ट और P2 कैटालिस्ट मतलब निकेल बोराइड, इस केस में क्या होगा, इस केस में बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। कितना मोल हाइड्रोजन यहां पे यूज होगा, एक मोल यहां पे, एक मोल यहां पे, एक मोल H2 में दो हाइड्रोजन हो जाएगा ना, तो एक मोल H2 यहां यूज होगा, एक मोल H2 यहां यूज होगा, दो मोल H2 यहां यूज होगा, दो मोल H2 यहां यूज होगा, 2 2 4 5 6 मोल H2 यहां पे यूज होगा। जबकि लिंडेलार कैटालिस्ट लेंगे तो लिंडेलार कैटालिस्ट के प्रेजेंस में H2 का रिएक्शन इसके साथ नहीं होगा, H2 का रिएक्शन इसके साथ भी नहीं होगा, H2 का रिएक्शन इसके साथ होगा, H2 का रिएक्शन इसके साथ होगा, है ना। चलो क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, हालांकि इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरा मन किया तो हमने चेंज कर दिया।
अब देखो, जब इसका रिएक्शन कराएंगे H2 के साथ, तो ये H2 यहां पे रिएक्ट करेगा, यहां पे रिएक्ट करेगा, यहां रिएक्ट नहीं करेगा, और यहां पे इसका एक ही मोल रिएक्ट करेगा क्योंकि एल्कीन पे लाकर रोक देता है ये। तो एक मोल यहां पे यूज होगा और एक मोल यहां पे यूज होगा, 2 मोल हाइड्रोजन यूज होगा। अब हमने देखो, ये CCR ट्रांस नहीं है, ये सीधा है, हम जानबूझ के टेढ़ा लिखें ताकि तुम ऐसा ना समझो कि ये लाइन छोटा पड़ गया। इनफैक्ट यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ से फिर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखो, ऊपर वाला जैसा था वैसा ही रहेगा क्योंकि ऊपर वाला कभी बदलता नहीं, ऊपर में भगवान होते हैं ना। ये हो गया इधर इधर इधर, यहां पे बनेगा सी सेल्कीन और यहां पे भी बनेगा सी सेल्कीन। मतलब तुमको ऐसे लिखना होगा और तुमको ऐसे लिखना होगा, है ना। हालांकि इसको करेक्टली अगर सही हम लिखें तो इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए मेरे को, इसको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन सही लिखेंगे तो तुमको दिक्कत होगा। इसको लिखना चाहिए हमको ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड और फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और फिर यहाँ से ऐसे। क्यों ऐसा लिखना चाहिए? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड ये सीधा होगा, लीनियर होगा। sp हाइब्रिडाइज्ड ये सीधा होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद चलते हैं हम बर्च रिडक्शन पे। तुम इसको कॉपी करो पॉज करके, हम इसको मिटा रहे हैं। देखो, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन क्या होता है? अगर कोई एल्काइन हो, एल्काइन को अगर बर्च रिएजेंट दे देते हैं, बर्च रिएजेंट होता है लिथियम और सोडियम, ये दोनों में से कोई लेते हैं जनरली, और साथ में ले लेते हैं लिक्विड अमोनिया। इस दोनों में से कोई और साथ में ले लेते हैं लिक्विड अमोनिया। देखो, ये एक्चुअली में क्या है, एक वेसल है जिसमें लिक्विड अमोनिया ले लेते हैं। लिक्विड अमोनिया का क्या मतलब हुआ? अमोनिया रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, इसको -33 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ या उससे कम टेम्परेचर पे ले जाओ तो ये लिक्विफाई हो जाता है। मतलब टेम्परेचर कम कर दो तो ये लिक्विफाई हो जाएगा NH3। यहां पे ले लो लिक्विड अमोनिया, इसमें क्या है? लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये नॉर्मल वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन इसमें जैसे ही लिथियम या सोडियम का पीस डालोगे तो ये लिथियम या सोडियम इसमें डिजोल्व हो जाएगा। ये इस ब्लॉक में पढ़ाए हैं हम, अल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन। और जब लिथियम और सोडियम इसमें से कोई भी लोगा और इसमें डिजोल्व हो जाएगा तो डिजोल्व होने के बाद ये सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये डीप ब्लू कलर का होगा, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। इस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन में एल्काइन पास करो, तो जैसे ही एल्काइन पास करोगे ये कन्वर्ट होगा एल्कीन में। लेकिन ध्यान रखना, ये एल्काइन होना चाहिए नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां जो ओवरऑल रिएक्शन होता है, ओवरऑल एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट होना, इसका क्या मतलब हुआ? एल्काइन था, CH3 था, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 नॉन टर्मिनल है, इससे एल्कीन में कन्वर्ट होना मतलब यही बॉन्ड टूटा और यहां हाइड्रोजन चिपका होगा, तो हाइड्रोजन सिन फैशन में चिपकेगा या एंटी फैशन में चिपकेगा। तो यहां पे ध्यान देना, बर्च रिडक्शन में हाइड्रोजन एंटी फैशन में चिपकता है। कहने का मतलब एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा और एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, तो मिथाइल इधर हो जाएगा, मिथाइल इधर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्च रिडक्शन में एल्काइन एल्कीन में जरूर कन्वर्ट होता है, लेकिन एल्कीन में हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो कैसा होता है? एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, जिसके वजह से एल्कीन जो बनता है वो एल्कीन बनता है ट्रांस। अभी तक जो भी एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का, जो भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था, सब में सीन एडिशन होता था, जबकि बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन में जो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है वो एंटी फैशन में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, हम मैकेनिज्म भी अभी बताएंगे।
चूंकि लिक्विड अमोनिया में लिथियम और सोडियम डिजोल्व करते हैं तो इसमें सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, हमने इस ब्लॉक में बताया है। यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है इधर उधर, इसलिए जो सॉल्यूशन होता है इधर उधर मूव करने का मतलब क्या होता है, सोडियम जैसे ही लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और Na+ और फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहता है। ये इस ब्लॉक में हमने पढ़ाया था, याद होगा, ज्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहता है, जिसके वजह से ये ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये एक्चुअली सोलवेटेड होता है। इसके चारों तरफ, इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया, इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया इसको घेरे हुए रहता है, क्योंकि अमोनिया के साथ इसका अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। क्यों अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है? क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा चार्ज होगा, और ये प्लस डेल्टा और इस पे माइनस चार्ज है, तो इस प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से ये सोलवेटेड रहता है। जैसे हाइड्रेशन होता है ना केटायन का, वैसे ही इस एनायन का सोल्वेशन हुआ है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे माइनस चार्ज है, अमोनिया का जो हाइड्रोजन है, इस पे प्लस डेल्टा और इस पे माइनस डेल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण, जिसके वजह से ये प्लस डेल्टा और इसके बीच में अट्रैक्शन है, इसके चारों तरफ अमोनिया इसको घेरे रहता है। जैसा भी हो, ये एटम के अंदर नहीं है, एटम से बाहर निकला हुआ, और एटम से बाहर निकलने का मतलब ये किसी में भी जा सकता है, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो जो लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल का सॉल्यूशन लेते हैं, ये बेसिकली एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे बर्च रिडक्शन में जो रिएजेंट यूज करते हैं, इसको बर्च रिएजेंट भी बोलते हैं। ये बर्च रिएजेंट लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल का सॉल्यूशन है, जो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इनफैक्ट ये बेंजीन जैसे स्टेबल कंपाउंड को भी रिड्यूस कर देता है, इसको देखेंगे हम आगे। लिथियम सोडियम के अलावा पोटेशियम भी ले सकते हैं, कोई भी अल्कली मेटल यहां लिया जा सकता है, लेकिन जनरली लिथियम या सोडियम लिया जाता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं एक बार। हम इसको मिटाएंगे, पॉज करके लिख लो इसको। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, इस ब्लॉक में हमने बताया होगा। हालांकि इसका मैकेनिज्म हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। देखो, अच्छा अभी हमने बताया था नॉन टर्मिनल एल्काइन हो तो टर्मिनल एल्काइन होगा तो क्या होगा, देख लेंगे अभी कुछ देर में। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये है एल्काइन बाय द वे। तो इसका जब सोडियम के साथ, सोडियम का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम से आया होता है, चलो इलेक्ट्रॉन नहीं लिख के हम सोडियम लिखते हैं, हालांकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो तुम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम सोडियम लिख दें तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इस कार्बन को हाफ एरो दिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। इस कार्बन को क्यों मिलेगा? क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आसानी से शिफ्ट कर सकता है। पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे खाली ऑर्बिटल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से आ गया। अब जब आया तो देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर CH3 और इधर CH3, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज। ठीक है, इस समय इसको मौका मिलता है, इसके पास ऑप्शंस होता है कि ये दोनों सिस में रहे या दोनों ट्रांस में रहे, ये दोनों सिस में रहे या ये दोनों ट्रांस में रहे। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी था, ये भी बन सकता था, ये इधर आया, ये इधर खुल के इधर हो गया, इस तरह से बन सकता था, या बन सकता था C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 और इधर भी CH3। बट अगर ऐसा बनता तो इसके बीच में रिपल्सन ठीक ठाक होता, स्टेरिक रिपल्सन होता, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी स्टेरिक रिपल्सन होता। जबकि ये इस फैशन में बना है तो ये दोनों ग्रुप दूर हो गया है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी दूर हो गया है, इसलिए ये नहीं बनता है, यही वाला बनता है, या ये बहुत कम बनता है, मेनली ये बनता है। ठीक है, अब जब ये बनेगा तो इसी के करस्पॉन्डिंग आगे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको देते हैं हम हटा,
और बढ़ जाते हैं इससे आगे। ये जब बना इसको बोलते हैं रेडिकल एनायन। रेडिकल एनायन, एनायन क्यों? क्योंकि इसमें रेडिकल भी है, फ्री रेडिकल भी है और एनायन भी है। इसके बाद क्या होता है, क्या यार थर्ड क्लास का चौक है एकदम। इसका रिएक्शन करा दें हम किसके साथ, जो NH3 है ना, तो NH2H है। तो ये क्या करता है, ये यहां से H+ निकाल लेता है। H+ निकाल लिया क्योंकि ये लोन पेयर NH3 से ज्यादा बेसिक है, जिसके वजह से ये लोन पेयर यहां से H+ निकाल लेता है। तो ये यहां से H+ निकाल लिया, जिससे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3, इधर CH3 और यहां पे भी, यहां पे H। ठीक है, ये बन गया रेडिकल। रेडिकल इसके बाद जो सोडियम का दूसरा एटम होता है या दूसरा इलेक्ट्रॉन जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल को मिल जाता है और बन जाता है C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और निगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया, पहले से कोई चार्ज नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3 और इधर हो गया हाइड्रोजन। इसके बाद ये क्या करता है, फिर से NH3 जो होता है इससे ले लेता है H+, इससे H+ ले लिया, C डबल बॉन्ड C, CH3 H CH3 बन गया। ये बन गया ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है, क्योंकि इसी स्टेप से पता चलता है कि सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। इसके बाद जो ये बना है, इसमें ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए होता है ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन कम हो, और ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन कम हो। ये दोनों अगर एक साइड होता तो रिपल्सन ज्यादा होता, ये दोनों एक साइड होता तो रिपल्सन ज्यादा होता। और यहाँ पे ऑप्शंस होता है कि दोनों डायरेक्शन में दोनों तरह से हो सकता है, तो मतलब दोनों तरह से हो सकता है, मतलब ये दोनों एक ही तरफ, इधर रेडिकल और इधर एनायन भी हो सकता था। जैसा कि हमने बताया उस केस में रिपल्सन ज्यादा होता, इसलिए वो नहीं बनेगा, ये बनेगा। और इसी के फॉर्मेशन के कारण ओवरऑल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, ट्रांस बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बर्च रिडक्शन के मैकेनिज्म में, बर्क रिडक्शन ऑफ एल्काइन के केस में इंटरमीडिएट्स क्या बनता है, ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, इंटरमीडिएट्स रेडिकल एनायन है, इंटरमीडिएट रेडिकल्स भी है और एनायन भी है। मतलब बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन में इंटरमीडिएट रेडिकल एनायन भी है, रेडिकल भी है, मतलब फ्री रेडिकल भी है और एनायन भी है। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म, बट हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है 12th लेवल पे, तो तुम इस पे ध्यान दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बट रिजल्ट जरूर याद रखोगे कि बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन में ट्रांस प्रोडक्ट बनता है अगर सिस ट्रांस पॉसिबल हो तो। हालांकि इसमें पॉसिबल होगा ही नहीं, जरूरी नहीं कि पॉसिबल हो तब ट्रांस बनेगा। जैसे हमने बोला था कि नॉन टर्मिनल रहे तभी ये इसका रिडक्शन होकर एल्कीन बनता है। टर्मिनल में क्या होगा, अगर टर्मिनल एल्काइन होगा तो क्या होगा, देखते हैं। टर्मिनल एल्काइन होगा तो क्या होगा। अच्छा, एक और चीज, यहां पे बर्च रिडक्शन ये लिखे हैं, बर्च रिडक्शन है, इसमें प्रोडक्ट कैसा बनता है, कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है ना। और नॉन टर्मिनल एल्काइन के केस में टर्मिनल रहेगा तो क्या होगा, देखते हैं। तुम पॉज करके इसको लिख लो, हम इसको मिटा रहे हैं। देखो, हम बात कर रहे, हाँ, अगर देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझ आ जाएगा। अगर हम लिखें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5
और इसका करा दें सोडियम NH3 लिक्विड, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्रांस एल्कीन। बनाना ट्रांस एल्कीन, इधर हाइड्रोजन इधर मिथाइल और ये ET है, ठीक है। बट सोचो अगर हम दे दें इसको, इस पे नजर रखना, अगर हम दे दें टर्मिनल एल्काइन C≡CH, इसका अगर रिएक्शन करा दें सोडियम और NH3 लिक्विड के साथ, तो इस केस में जो कुछ हमने कराया है वो नहीं होता है। इनफैक्ट ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, जिसके वजह से ये होता है CH3 C≡C माइनस, और ये H+, सोचो ये एसिडिक होने की वजह से, तो ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और इस तरह से क्या बन जाएगा? देखो इस तरह से बन जाएगा CH3 C≡C निगेटिव चार्ज, और इसके बगल में ये Na+ आ जाएगा और साथ में बनेगा एक H डॉट। अब देखो अगर इसका 2 मोल लेते हो तो ये क्या बनेगा? 2 मोल सोडियम यूज होगा और इसका 2 मोल बनेगा, और इस तरह का 2 H डॉट बनेगा, दोनों H डॉट जुड़ के क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। मतलब अगर टर्मिनल एल्काइन हो, उसको बर्च रिडक्शन कराते हैं तो एल्कीन नहीं बन के सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन लिबरेट होता है। तो इस पे भी नजर रखोगे, ठीक है। तो ये था हमारा कैटालिटिक लिंडेलार कैटालिस्ट एंड बर्च रिडक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस दोनों पे बेस्ड। हटा रहे हैं इसको। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किया था, तो हम थोड़ा उस पे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है CH3 C≡C CH3, इसका रिएक्शन करा दो। पहला NaNH3 लिक्विड के साथ H2 लिंडेलार कैटालिस्ट, H2 लिंडेलार कैटालिस्ट, शॉर्ट में लिख दिए, लिंडेलार केवल लिख दिए हैं, और इसी का रिएक्शन कराओ H2 P2 कैटालिस्ट, P2 या निकल बोराइड लिख सकते हो, इसी का रिएक्शन कराओ H2 विल्किंसन, या विल्किंसन छोड़ दो, हालांकि विल्किंसन भी कराओगे तो वही होगा। विल्किंसन के केस में एल्केन पे आकर रुकेगा, बट छोड़ो हटाओ, इतना ही कराते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको करते हैं सबसे पहले। इस केस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन ही लगेगा, बट ये हाइड्रोजन किधर से लगेगा? एक ही साइड से लगेगा कि एंटी फैशन में हाइड्रोजन लगता है, और ये नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन जाता है, NH3 वाला हाइड्रोजन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? C≡C, और इधर लिख देते हैं CH3, इधर CH3, इधर H, CH3 ट्रांस एल्कीन बनेगा। लिंडेलार कैटालिस्ट के केस में, अच्छा ये एल्काइन को कहां पे ले जाकर रोकता है? एल्कीन पे, बट एंटी फैशन में हाइड्रोजन जोड़ता है, इसलिए ट्रांस एल्कीन बनेगा। ये भी एल्काइन को लेकर ले जाकर रोकता है एल्कीन पे, बट ये सिस फैशन में हाइड्रोजन जोड़ता है, इसलिए क्या बनेगा? इसलिए बनेगा सिस एल्कीन, ठीक है। और ये जो H2P2 कैटालिस्ट है, तो ये भी तो एल्कीन पे ही रोकता है, और ये भी ये जिस तरह से लिंडेलार कैटालिस्ट सिन फैशन में हाइड्रोजन जोड़ता है, उसी तरह से P2 कैटालिस्ट भी सिन फैशन में ही हाइड्रोजन जोड़ता है। इनफैक्ट जो भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है उसमें सिन फैशन में ही हाइड्रोजन जुड़ता है। ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना नहीं है ये, इसलिए इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बाकी सब जो है लिंडेलार कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट, H2PT ये सब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, और इस सब में सिन फैशन में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसमें भी सिन फैशन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, एल्कीन पे रुकेगा, क्या बन जाएगा? एल्कीन बनेगा सिस एल्कीन, CH3। तुम चाहो तो यहाँ H2 की जगह D2 दे दोगे, तो यहाँ पे सिस फैशन में D2 जुड़ेगा, H2 की जगह D2 दे दोगे, सिस फैशन में D2 जुड़ेगा। NH3 के जगह पे अगर तुम यहाँ पे दे देते हो ND3, तो यहाँ पे D और यहाँ पे D जुड़ेगा, ठीक है।
तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बनेगा क्या? ऑफ कोर्स, इसके साथ Na+ हो जाएगा और ये NH3 NH2 माइनस हो जाएगा। तो इसके साथ जो बनेगा सोडियम एमाइड बनेगा, NaNH2, इसको सोडियम एमाइड बोलते हैं। तो तुम उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि मेन प्रोडक्ट से मतलब है हमारा। इसके अलावा अगर इसी को तुम H2PT दे दो, तब क्या होगा? तब तो ये सीधे एल्केन पे जाएगा। ये अलग बात है कि हाइड्रोजन का मोल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, बट जाएगा ये एल्केन पे ही। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देते हैं, इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन। इसको हम रखेंगे आज के होमवर्क में रखेंगे। बट एक मिनट, हम टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हुआ है। टाइम हो गया है 45 मिनट के आसपास। तो कुछ देर, तो 5 मिनट और हम लेंगे, ज़्यादा देर हम नहीं लेंगे। तो 2 क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, इसको हटा या रहने देते हैं इसको। इधर हम देख लेते हैं, नहीं, इसको हटाते ही हैं, इसको हटाते ही हैं भाई। देखो, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं सिंपली। यहां पे डबल बॉन्ड है और इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, इसका D2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, D2PT। अब सवाल ये है, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसका रिएक्शन कराते हैं, इसका D2PT के साथ रिएक्शन कराते हैं। ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड पे ड्यूटेरियम जुड़ेगा। अब ड्यूटेरियम ऊपर से जुड़ेगा या नीचे से जुड़ेगा? सबसे पहली बात कि एक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ आना चाहिए। हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हमने पढ़ाया है उस समय इसको हमने समझाया है। तो जो बच्चे हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला सेक्शन नहीं देखे हो, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला सेक्शन देखोगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे मिल जाएगा हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला लेक्चर, सब कई सारा लेक्चर्स होगा, उस पर प्रॉपर्ली एक के बाद एक सब देख लोगे तो ये सब भी समझ आ जाएगा। ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि एक लेक्चर देखे और समझ में आ जाए सब कुछ। अगर हमारा लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हें थ्रू आउट देखना पड़ेगा, कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा सीरीज देखना पड़ेगा। अगर तुम IIT या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीच से एक वीडियो उठा कर देख लोगे तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली सारा वीडियो लेक्चर देखना चाहिए तुम्हें। और तुमको लगेगा सर थोड़ा बड़ा लेक्चर है, देखो शॉर्टकट किसी चीज़ का होता नहीं है। 10 मिनट के लेक्चर में कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। अगर 10 मिनट के लेक्चर में ही समझाया जा सकता तो इतने बड़े कोचिंग सब डेली का डेली लेक्चर क्यों लगाते हैं, या सप्ताह में 3 दिन लेक्चर क्यों लगाते हैं, वो भी 2-2 घंटे का। आप यूट्यूब में 5 मिनट में सब कुछ सीख लोगे और वहाँ पे 2-2 घंटा का लेक्चर लगाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पूरा वीडियो डिटेल्स में देखना होगा और डिटेल्स में यूट्यूबर्स को भी पढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि लाइक और व्यू के लिए 5-5 मिनट का वीडियो बना दे रहे हैं बस। जरा ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है, जिन बच्चों ने हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला सेक्शन पढ़ा है, हम होप करते हैं कि उनको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो हम इस स्ट्रक्चर को नहीं समझाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे D किधर से जुड़ेगा? देखो 3 रीजन है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है और एक रीजन नीचे वाला है। अगर इसको समझो, चलो एक बार समझा ही देते हैं फिर से हम। ये कैसे है, ये कुछ इस तरह से है, ऐसे, इसको समझना। या रुको, ऐसे नहीं, हम समझाते हैं। देखो ये है ना, ये दोनों को पकड़ो, ये दोनों कॉर्नर को ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, और फिर यहाँ से ऊपर ऐसे। समझ आया? नहीं समझ आया? देखो ये दोनों को पकड़ो ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ऊपर ऐसे ऐसे। समझ आया? अब देखो, अगर इससे हम समझाएं, ये दोनों सेक्शंस को उठा लो बस, ये दोनों को, तो ये ऐसे है, ऐसे। अब देखो
डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर से जुड़ सकता है या हाइड्रोजन नीचे से जुड़ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम ऊपर से जुड़ सकता है या ड्यूटेरियम नीचे से जुड़ सकता है। जरा देखो, यहाँ पे ड्यूटेरियम को अगर ऊपर से जोड़ें तो क्या बनेगा, ऊपर से जोड़ें ड्यूटेरियम को तो D आ जाएगा डैश पे, और यहाँ पे नीचे कौन चल जाएगा, H। D आ जाएगा डैश पे और नीचे कौन चल जाएगा, H। ये बन जाएगा। और अगर ड्यूटेरियम को नीचे से जोड़ें, और अगर ड्यूटेरियम को नीचे से जोड़ें तो क्या होगा, और अगर ड्यूटेरियम को नीचे से जोड़ें तो क्या होगा, H आ जाएगा ऊपर। ड्यूटेरियम को नीचे से जोड़ोगे तो ये H ऊपर उठ जाएगा, H ऊपर उठ जाएगा, H ऊपर उठ जाएगा, मतलब यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, और नीचे में D आ जाएगा, नीचे में D आ जाएगा। ये दोनों बनेगा, और कोइंसिडेंटली ये दोनों सेम है, और होना भी चाहिए था। देखो ये सिस है ना, सिस के केस में क्या बनता है, मीजो बनता है, मीजो बन जाएगा। ये मीजो है, ये मीजो है, ये मीजो है। क्यों, इसमें पीओएस है, पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो दो कायरल कार्बन है फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे सोचो तुम, हमने बताया स्टीरियोकेमिस्ट्री में, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो तुम, ठीक है। इसमें जरा बात करते हैं, इसमें भी बनेगा, इसमें मीजो बनेगा या क्या बनेगा, सोचते हैं। अब जरा गौर करो, यहां पे हाइड्रोजन, फिर से क्या होगा, यहां पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे ड्यूटेरियम ऊपर से जुड़ सकता है, ड्यूटेरियम नीचे से जुड़ सकता है। इसका स्ट्रक्चर तुमको हम समझाते हैं कैसे है। इसका स्ट्रक्चर समझना, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे उठाओ, ये ऐसे है, ऐसे है, फिर से ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और इधर ऐसे जुड़ा हुआ। फिर से देखो, इधर ऐसे, इधर ऐसे, और ये दोनों पॉइंट से ऊपर ऐसे ऐसे नहीं है, इस दोनों पॉइंट से सीधे ऐसे गया है ना। अब जरा समझना, ये ड्यूटेरियम जब ऊपर से जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा, ऊपर से जुड़ेगा तो ड्यूटेरियम आएगा ऊपर, ड्यूटेरियम आएगा ऊपर, और नीचे आएगा हाइड्रोजन, नीचे आएगा हाइड्रोजन। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि नीचे से ड्यूटेरियम जुड़े और ऊपर आए हाइड्रोजन। दूसरा पॉसिबिलिटी है नीचे से ड्यूटेरियम जुड़े और ऊपर आए हाइड्रोजन, नीचे से ड्यूटेरियम जुड़े और ऊपर आए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ गया डैश पे और बेस पे, और डैश पे ड्यूटेरियम, नीचे ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ये दोनों बन सकता है, बट ये दोनों सेम नहीं हो सकता, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि देखो ये जो दो ड्यूटेरियम है सिंगल कार्बन के तरफ है, ये दोनों जो ड्यूटेरियम है सिंगल कार्बन के तरफ नहीं है, ये दो कार्बन के तरफ है। इसमें दो साइड है, एक को बोलते हैं एक्सो और एक को बोलते हैं इंडो। ये ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सो और ये नीचे वाले को बोलते हैं इंडो, और इधर वाले को भी बोलते हैं एक्सो। ये एक्सो और इंडो कैसे हो गया, देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है कितने कार्बन से घिरा हुआ है, ठीक है, और नीचे वाला जो रीजन है वो कितने कार्बन से घिरा हुआ है, नीचे वाला रीजन ज्यादा कार्बन से घिरा हुआ है, 6 कार्बन से घिरा हुआ है, जबकि ये रीजन 5 कार्बन से घिरा हुआ है, और ये रीजन भी 5 कार्बन से घिरा हुआ है। कम कार्बन से घिरा हुआ रीजन जो होगा वो ज्यादा एक्सपोज्ड होगा, ज्यादा खुला हुआ होगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सो, इसको बोलते हैं एक्सो, और नीचे वाले को इंडो बोलते हैं। जबकि इसमें कोई एक्सो कोई इंडो नहीं है, क्योंकि ये रीजन भी 6 कार्बन से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला रीजन भी 6 कार्बन से घिरा हुआ है, और इधर वाला रीजन भी 6 कार्बन से घिरा हुआ है। तो इसमें एक्सो और इंडो होगा। हाइड्रोजन जब जुड़ेगा, तो जब इंडो जुड़ेगा, ये देखो यहाँ पे
ड्यूटेरियम किधर से जुड़ा है, एक्सो साइड से जुड़ा है, जबकि यहां ड्यूटेरियम किधर से जुड़ा है, इंडो साइड से जुड़ा है। ठीक है, तो जो इंडो साइड में रिपल्सन ज्यादा मिलता है, क्योंकि इधर का दो दो कार्बन है, इधर का दो दो कार्बन है, जो यहां ड्यूटेरियम आने से रोकेगा, ज्यादा रिपेल करेगा। देखो ये दो कार्बन तो हुआ ही, जब यहां पे हाइड्रोजन आएगा तो ये दो कार्बन उसको रिपेल करेगा, जबकि यहां ऊपर से हाइड्रोजन आएगा तो ये एक कार्बन केवल रिपेल करेगा। तो ड्यूटेरियम को ऊपर से आना ज्यादा आसान है नीचे से आने के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें एक्सो प्रोडक्ट बना है और इसमें इंडो प्रोडक्ट बना था। यहां पे इंडो साइड से ड्यूटेरियम आया था, इंडो साइड से आने पे ज्यादा रिपल्सन मिलेगा, एक्सो साइड से आने पे कम रिपल्सन मिलेगा, इसलिए एक्सो साइड से ड्यूटेरियम आएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये अलग बात है कि ये भी मीजो है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, इसमें भी पीओएस है और ये खुद मीजो है। ये दो कायरल कार्बन, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे ही कंपाउंड को तो मीजो बोलते हैं, मीजो ये भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजनेशन पर भी रिपल्सन का इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन एडवांस में पूछ सकता है और कहीं और किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि कभी दिमाग खराब हुआ नीट वालों का तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं एक होमवर्क की तरफ। तुम इसको पॉज करके लिख लो, हम मिटा रहे हैं इसको। मस्त डस्टर बना है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करोगे इसका आंसर तुम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन है। ठीक है, अब इस 10 कार्बन में से एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं पे बना दो ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये नंबर ऐसे ही दिया हमने केवल कार्बन काउंट करने के लिए, नंबर तुम मिटा सकते हो, नंबर का जरूरत नहीं है। नंबर इसलिए दे दिया ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि यहां से सीधे ये जुड़ा हुआ है, यहां पर भी कार्बन है। ठीक है, इसका रिएक्शन करा दें। सबसे पहले कराओ H2 लिंडलार कैटालिस्ट के साथ। ठीक है, इसी का रिएक्शन तुम करा सकते हो। लिंडलार कैटालिस्ट लो या P2 कैटालिस्ट लो, सेम ही चीज होगा। इसी का रिएक्शन कराओ सोडियम NH3 लिक्विड के साथ। ठीक है, इसमें सीन एडिशन होगा, इसमें एंटी एडिशन होगा। और अगर इसी का H2PT के साथ रिएक्शन करा दें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, H2PT के साथ रिएक्शन कराएंगे। चलो इसका H2PT के साथ रिएक्शन कराओ, तब तो सिंपल ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। मजा तो इस दोनों में आएगा। नहीं तो हम इस दोनों का आंसर भी लिख देते हैं। ठीक है, और तुम अटेम्प्ट करना। इसका जब आंसर लिखेंगे, देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा ये बनेगा। और जब ये रिएक्शन कराओगे तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन कराओगे तब तो ये सिंपल ये बनेगा, है ना।
इसको दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि चूंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पे एंगल नहीं होना चाहिए था, इसको सीधा होना चाहिए था। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे सीधा सीधा, और टोटल कार्बन कितना है, 10 कार्बन था, 4 कार्बन हो गया है, इधर 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, रुको कितना कार्बन हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। नहीं हुआ बढ़िया से भाई, बढ़िया से नहीं हुआ। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे, कॉर्नर दिखना चाहिए ना, इसको ऐसे करो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ अब ठीक है, देखो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो ये सीधा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ, और अगर एक और चीज हम बता दें, इसमें जो 1 नंबर कार्बन है, अगर इसको स्टार कर दें, चलो नंबर को मिटा देते हैं, नंबर मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चंस में मजा आ जाए। नंबर को देते हैं मिटा, तुम बनाने में जरूरत पड़े तो नंबर का हेल्प ले सकते हो, लेकिन हम तो क्वेश्चंस में मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और एक्चुअली ऐसे ही लिखना चाहिए। अब देखो, अगर हम कर दें इस कार्बन को स्टार, ये कार्बन है स्टार, तो इसमें वो स्टार कहाँ पे आएगा, इसमें ये वाला स्टार इसमें कहाँ पे है, इसमें ये वाला स्टार कहाँ पे है, इसको या फिर इसको रहने दो, जब हम बताएंगे होमवर्क का सॉल्यूशन देंगे तब इसका आंसर करेंगे। ये है होमवर्क। तो तुम बोलोगे सर क्वेश्चन भी कर दिया, आंसर भी कर दिया, होमवर्क क्या हुआ, सोचना कि इससे ये कैसे बनेगा, इससे ये कैसे बनेगा। हालांकि ऑलमोस्ट सब कुछ किया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। और अगर हो क्या जाएगा, 99% हो चुका है, 1% तुमको सोचना है, क्लिक कर गया दिमाग में, हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, देखते हैं कितना टाइम हुआ है। टाइम हो गया है 1 घंटा के आसपास। देखो, आज के लेक्चर्स में हमने मेनली 2 चीज देखा, एक तो बर्च रिडक्शन और दूसरा हमने देखा लिंडेलार कैटालिस्ट। हालांकि ये दोनों टॉपिक पे क्वेश्चंस, ये दोनों टॉपिक पे लेक्चर 5-5 मिनट में भी बन सकता था, लेकिन हमने 1 घंटा लगाया। वजह था ढेर सारा क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में होगा हमारा जो कुछ भी होगा, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है, बट इसका सॉल्यूशन तो जरूर होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके सॉल्यूशन को जानने के लिए, समझने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।